हाँ जी, good afternoon again to all of you, बच्चा पार्टी students. Today we have the concept of equipotential surface. असाइनमेंट के डाउट्स हमें लेने हैं, उसके बाद है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कॉन्सेप्ट भी हम करके चलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट यही रहेगा बच्चा पार्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज होती है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, जैसा कि इसका वर्ड है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, आप उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं बेटा। हमने यहां लिखा भी है स्पेशली कि दैट सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सरफेस है और उस सरफेस पे देखिए, इस तरह का मैं एक सरफेस ले रहा हूं आपके सामने। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यही एक सरफेस है, ये मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया है और इस सरफेस के किसी एक पॉइंट ए से लेकर मैं जा रहा हूं बेटा कहां तक, किसी पॉइंट बी तक मैं जा रहा हूं। चाहे मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, चाहे मैं आर्क की फॉर्म में जा रहा हूं, ये बात यहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर, that depends on the initial and final points, not on the path traveled, not on the path traveled. अब हमने क्या कहा बेटा कि इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जितना ए पे है उतना ही पोटेंशियल कहां पे है, बी पे है। तो आप वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वैसे वर्क डन क्या होता है, ए से लेकर बी तक मैं जाऊं तो दिस इज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को आप लेके गए हो, मान लीजिए क्यू नोट चार्ज के लिए आप ये कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी बी और वी ए बराबर है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो उसके लिए वर्क डन हमेशा क्या रहता है बच्चा, जीरो रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब मैं बात करता हूं तो उस पे वर्क डन हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज पार्टिकल, नॉट नेसेसरीली ये टेस्ट चार्ज ही होना चाहिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, उसको अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता हूं तो उसके लिए वर्क डन हमेशा जीरो आता है। अब आगे मैंने क्या कहा कि इफ dl इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देन dw इज इक्वल टू e डॉट dl। अब इस बात को मुझे समझना पड़ेगा कि dw क्या होता है। एक्चुअली dw होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए dl डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मान लो कि मैंने इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, अगर इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि मैंने कहा है कि Q नोट की वैल्यू 1 है, प्लस 1 कूलम है, तो E किसके बराबर होता है, ऑफ कोर्स F के इक्वल होता है। E इज इक्वल टू F। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स किसने एक्सपीरियंस करी, इस टेस्ट चार्ज ने, जिसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू कितनी है, प्लस 1, मतलब यूनिट वैल्यू है जिसकी, उसने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, दैट इज इक्वल टू F। तो अगर मैंने F अपॉन क्यू नोट और क्यू नोट की वैल्यू 1 रखी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E डॉट dl दैट इज इक्वल टू dw, लिख सकता हूं ना बच्चा। अब आप क्या कहते हो मेरे को, आप कहते हो कि सर कोई वर्क तो होता ही नहीं है। अगर कोई वर्क नहीं होता देन dw मस्ट बी जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट लेंथ के साथ क्या होगी, E dl cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, dl जीरो नहीं है, तो cos थीटा क्या होगा, जीरो। यानी कि उस सिचुएशन में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 90। थीटा 90 किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल है। यानी कि इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे रेक्टेंगुलर शेप हो, ऐसी भी कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा आपका हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब आपको पता है ना बच्चा एक बात कि पोटेंशियल क्या होता है, k q by r होता है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है।
इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पोटेंशियल को हमने लिखा है क्या, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सिंपली तो मैं ये लिखता हूँ, तो वर्क भी एक स्केलर है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों वर्क क्यों स्केलर है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। चार्ज क्यों स्केलर है, क्योंकि चार्ज किससे मिलकर बना होता है, करंट इनटू टाइम से, आई इनटू टी से, और करंट भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है। करंट क्यों स्केलर है, क्योंकि करंट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। ठीक है, अब देखो बच्चा v इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, k q बाय r, इसमें k भी कांस्टेंट। ठीक है, हमने क्या कहा, v इज इक्वल टू k q बाय r। हमने कहा k तो कांस्टेंट है, चार्ज भी आपको कांस्टेंट लेना है, तो यानी कि v की डिपेंडेंसी किस पे हुई, v की डिपेंडेंसी r पे हुई। अगर r को हम फिक्स कर दें तो v भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम r को कांस्टेंट ले लें तो v कांस्टेंट हो जाए। जैसे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, इसकी जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, कोई भी रेडियस ले लो, यहाँ मान लीजिए यहाँ ये ले लो, तो इसके इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप देख लो पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चा, सेम मिलेगा। जहां रेडियस सेम होगा वहां पोटेंशियल भी सेम होगा। यानी कि ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये सरफेस क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने ये एरिया एलिमेंट है 3, 1, 2 एंड 3, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इन एरिया एलिमेंट्स को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो मैंने क्या कहा, इनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। इनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा बच्चा, सेम मिलेगा। मतलब ये जो एरिया एलिमेंट्स हैं इनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। इस सिचुएशन में जब हमने इनको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, उस सिचुएशन। मेरी बात आप समझ गए सभी बच्चे, मेरी बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? एक बात याद रखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एक बात मैंने बोली है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनिए बच्चा। मैंने कहा कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी बात मैंने क्या कही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो बातें। तीसरी बात कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को। ठीक है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, ये क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, वीकर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, वीक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस. Now we have to talk about the potential due to electric dipole, and after that we will move to the assignment of 35 numericals and we will proceed from the last one, है ना? तो जो बच्चे का कंप्लीट असाइनमेंट है वो मेरे पास अब तक एक बच्चा है, उसकी असाइनमेंट मेरे पास कंप्लीट होके आ चुकी है। ठीक है, तो हम कुछ एक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाएंगे और उनकी ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने बच्चों को समझ में आया, मुझे थम्स अप भेज दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे प्लीज थम्स अप भेज दो मेरे को। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं इरेज करने वाला हूँ बेटा बोर्ड को, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं मेरे पास, मैं मैसेज रीड कर लेता हूँ। हाँ जी ईशान, एक बार ब्रीफिंग कर दूं। ठीक है जी, देखो बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, इक्विपोटेंशियल ऐसे सरफेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उनको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पोटेंशियल सेम है, मान लीजिए आपके पास ये है एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मूव किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मूव किया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब देखो बच्चा मैं कहता हूं कि वर्क डन क्या होगा, फिर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, वीबी माइनस वीए और मल्टीप्लाइड बाय कोई भी चार्ज, टेस्ट चार्ज मान लीजिए। तो आप कहते हैं सर पोटेंशियल तो बराबर है, अगर बराबर है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी कि इसका मतलब है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग a charge from one point to another point on equipotential surface. Equipotential surface.
ठीक है ना बच्चा। अब देखो बेटा एक दूसरी बात, यहां से मैं क्या कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट लेंथ के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट विद डीएल दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी डब्ल्यू जीरो, तो ये भी जीरो। यहाँ मैंने क्यू नोट की वैल्यू को क्या रखा है बच्चे, +1 कूलम रखा है, दैट्स व्हाई आई से ई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ना बच्चा, किस सिचुएशन में, जब ये टेस्ट चार्ज आपका क्या हो 1 हो, इसकी क्या वैल्यू हो 1 वैल्यू, ठीक है ना। तो फिर मैंने लिखा ई डीएल cos थीटा इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है नहीं, 9 डीएल 0 है, तो क्या होगा cos थीटा 0, cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। तीसरी बात मैंने बताई कि v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, अगर r को हमने कांस्टेंट कर दिया तो v भी कांस्टेंट है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो थी वो आउटवर्ड थी, मैंने सर्कल्स ड्रॉ करे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के, इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे, मतलब इसके सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस सर्कल के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस तीसरे वाले सर्कल के सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। इसी तरह से मैंने 3 एरिया एलिमेंट्स लिए, उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उन प्लेट्स के किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको पता है ना कि E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है बेटा, E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाय dr। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूं, तो भी मेरा पोटेंशियल क्या आता है, कांस्टेंट आता है, V इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट in the situation when net electric field is 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो जाता है तब भी मेरा पोटेंशियल क्या बनता है बच्चा, कांस्टेंट बनता है। ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लो भाई, ठीक है। देखो जी अब बढ़ते हैं आगे अपनी बात पे, देखिए कैसे, देखिए मेरे पास है कॉन्सेप्ट, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जी, ठीक है ना, और पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, बहुत ही ध्यान से कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए मेरा जो आर्टिकल है वो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मुझे क्लियरली पता है कि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो मुझे पॉजिटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वर्ड मुझे यूज करना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करता हूँ और कैसे इसकी प्रेजेंटेशन देता हूँ, आपको बहुत ही ध्यान से इसको मेरे साथ साथ कवर करना है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मेरा टॉपिक है जी नेक्स्ट, पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बच्चा डाइपोल का क्या मतलब होता है, डाइपोल का मतलब है दो पोल, एक होगा आपके पास पॉजिटिव, उतनी ही अमाउंट का आपने क्या ले लिया बच्चा, नेगेटिव, तो वो क्या बन गया आपके पास, डाइपोल बन गया, ठीक है जी। डाइपोल आपने बनाना है तो एक जितनी अमाउंट का आपने पॉजिटिव लिया उतनी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे आप नेगेटिव ले लो, ठीक है जी, ये आपने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं। डाइपोल का मतलब होता है बेसिकली दो पोल, ठीक है, एक पॉजिटिव पोल होगा तो दूसरा आपके पास नेगेटिव होगा, यानी कि आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है -q ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे आपने चार्ज रखा है +q पॉजिटिव। डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बच्चा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर, ठीक है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो है कहां से लेकर कहां तक, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। Let us consider this be the center of dipole and I have considered
सेंटर से जितना डिस्टेंस पॉजिटिव का है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव का है, और हमने माना है उनको एल के इक्वल, यानी कि ए बी जो है वो है आपका 2l, और 2l यहाँ पे किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ डाइपोल के इक्वल है, लेंथ ऑफ डाइपोल। आपके सामने जो डाइपोल है उसकी लेंथ है बेटा कितनी, 2l। अब देखो बेटा P जो वर्ड मैंने लिखा है बच्चा पार्टी, P इस वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है बेटा एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट। दिस इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डाइपोल। मुझे निकालना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना जी। अब देखिए हम मान लेते हैं एट एनी पॉइंट मैं मान लेता हूँ P पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है वो P पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ कोई भी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ी सी बेंडिंग ज़्यादा शो कर रहा हूँ बच्चा, बस ठीक है। और यहाँ किसी पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जो यहाँ से लाई करता है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाता है, मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल कितना बनाता है बेटा, थीटा एंगल बनाता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम बना चुके हैं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी K Q बाय R। Q होता है हमारा सोर्स चार्ज, R होता है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, या ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो है R1 के इक्वल, और B से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं हम R2 के इक्वल, मान लेते हैं जी। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये मैंने मान लिया R1 के इक्वल और ये मैंने मान लिया बच्चा R2 के इक्वल। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज से दैट इज इक्वल टू V1, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, -q बाय r। ठीक है जी। इसी तरह से पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही देखता है, तो इसको मान लो आप V2 के पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव यूज कर लो, q बाय सेपरेशन कितना है R2। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल का अगर मैं सम करूं तो फिर मेरे पास KQ कॉमन आता है और मेरे पास रहता है बाकी 1/R2 माइनस 1/R1 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चा पार्टी, मेरा जो काम है वो R1 R2 के साथ काम करना नहीं है, मेरा जो टारगेट है वो है R के साथ काम करना। मैं R के साथ काम करना चाहता हूँ, R1 और R2 के साथ काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अगर मैं R2 और R1 के साथ काम नहीं करना चाहता तो मैं कैसे फिर इसके साथ डील कर सकता हूँ जी, कोई मेथड बनता है? हाँ जी बनता है कि आप OP को एक्सटेंड कर दीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन, आप OP को एक्सटेंड कीजिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। मान लीजिए आपने OP को एक्सटेंड कर दिया, इतना एक्सटेंड कर दिया, आपने पहला स्टेप जो किया है वो आप यहाँ पे लिखते जाइए, एक्सटेंड किया है आपने OP को इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सटेंड OP इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्सटेंड कर दो OP को बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ड्रॉप द नॉर्मल from A such that PN is equal to AP। देखो बच्चा ये क्या पॉसिबल हो सकता है, आपको क्या बात कहेगी कि यहाँ से ड्रॉप कीजिए नॉर्मल, मैं बताऊं आपको कैसे नॉर्मल ड्रॉप करना है। AP के इक्वल आर्क ले लो और P पॉइंट पे रख के यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, जो इसको कहाँ पे मिल रहा है, N पे मिल रहा है। नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, यहाँ पे मिल रहा है N पे, तो आपने मुझे कहा कि PN बिकम्स नियरली इक्वल टू AP एंड AP इज इक्वल टू, इसका इक्वल है बेटा
R1 के इक्वल है। AP किसके इक्वल है बच्चा? R1 के इक्वल है। तो R1 मेरे पास किसके इक्वल आया? PN के। R1 है मेरा PN के इक्वल और PN की वैल्यू है PO प्लस ON और PO की वैल्यू है R और ON की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बच्चा कैसे आप सॉल्व करोगे। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी 100% श्योर है, कितना मिलेगा? थीटा। अब आपको पता है AO की वैल्यू कितनी है? L के इक्वल है। तो आप, मुझे पता है ON की वैल्यू निकाल लोगे। ON क्या दिख रहा है आपको? ये एंगल आपका 90 डिग्री, तो ON बन गया बेस, बेस बना ON और डिवाइड बाय AO, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो कुछ इस तरह से बना लें इसको। पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें छोटी सी, है ना, ये आपकी सारी बातें क्लियर कर देगी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जहां पे थीटा दिख रहा है वहां पे थीटा लिखो। थीटा कहाँ पे दिख रहा है? O पे। 90 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है? N पे। बाकी कौन बचा? A। तो यहाँ पे ON क्या है? बेस। AO क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या? cos थीटा। तो ON इज इक्वल टू AO cos थीटा। तो AO की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? AO की वैल्यू है बेटा, इसके बराबर दिख रही है आपको? AO पूरी देखो देखो, L के बराबर है तो L cos थीटा, है ना। तो ON इज इक्वल टू L cos थीटा, यानी कि R1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है बेटा। R1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चा? R1 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी? बोलिए। R1 की वैल्यू है R प्लस ON की वैल्यू L cos थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो बेटा दूसरी क्या करनी है। आपने पीछे क्या देखा? आपने देखा था कि सर जी R1 जो है ना वो R से बड़ा है, तो आपने इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया। किस तरह से? कि आपका PN किसके इक्वल हो गया? AP के इक्वल हो गया। अब मुझे इस डायग्राम में क्या नजर आ रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि R2 जो है वो स्मॉलर है किससे? R से। तो अब आपको नॉर्मल किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल यहां से इस तरह से ड्रॉ करना है आपने कि वो किसके बराबर हो जाए। ये देखिए इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल जो ड्रॉ किया है वो इस तरह से ड्रॉ करना है कि अब क्या हो, एन डैश मान लो आप इसको। मान लीजिए कि आपने यहाँ इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एन डैश पे, तो अब क्या हो कि पी एन डैश जो है वो इक्वल बन जाए किसके? पीबी के। पीबी के। अब पी एन डैश किसके बराबर है जी? और पीबी किसके बराबर? पी एन डैश तो है हमारा पीओ माइनस ओ एन डैश, दैट इज इक्वल टू पीबी। पीबी किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है। पीओ की वैल्यू कितनी है जी? R। ओ एन डैश का पता है आपको? नहीं पता जी। तो वही काम फिर से कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये बहुत इजी मेथड होता है बेटा कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको मतलब किसी भी डायग्राम में बनी हुई दिख रही है तो आप बाहर एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, उसमें जहां थीटा लिखता है वहां थीटा फिक्स कर दो। थीटा कहाँ लिखा है? O पे। और 90 डिग्री एन डैश नॉर्मल ड्रॉ किया था एन डैश पे, तो तीसरा कौन बचा? बी। तो आपको निकालना है ओ एन डैश। ओ एन डैश क्या है? बेस अपॉन ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी है? एल के इक्वल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos थीटा। तो ओ एन डैश कितना बना? ओ एन डैश बना ओ बी क्या? cos ऑफ थीटा। तो ओबी की वैल्यू कितनी है बच्चा? ओबी की वैल्यू है एल के इक्वल, तो ये बन गया आपके पास एल cos थीटा। दिस इज इक्वल टू ओ एन डैश। ठीक है ना। तो यहां से R2 की वैल्यू मेरे पास बन गई बेटा कि R2 इज इक्वल टू R माइनस एल cos थीटा। R माइनस एल cos थीटा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखो बेटा R1 की भी वैल्यू आ चुकी है और R2 की भी वैल्यू आ चुकी है बच्चा पार्टी। तो R1 R2 की जो दोनों की दोनों वैल्यूज हैं वो आप 1 में पुट कर दो। जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे हैं वो खुद से सॉल्व करना बच्चा। ये पुट R1 एंड R2, R1 और R2 की वैल्यू फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 and 3, put R1 and R2 from 2 and 3 in equation 1. In equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा देखिए जी, हमें तो मिलेगा जी V पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है जी, चलो जी रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए फिर क्या किस तरह से चेंजेस आते जाएंगे। तो V इज इक्वल टू बन गया हमारे पास K Q 1 अपॉन R2। R2 का मतलब है हमारे पास R माइनस एल cos थीटा।
और -1/r1, r1 का मतलब है r प्लस एल कोस थीटा। सॉल्व कर लो बेटा, एलसीएम लेना आता है सभी को, तो k q ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2l cos थीटा, 2l cos थीटा, और डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका पोटेंशियल बन गया बच्चा पार्टी के क्यू इंटू 2l cos थीटा। अब q इंटू 2l जैसे मेरे को दिखता है वैसे मेरे को वो बात याद आ जाती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाली। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है q इंटू 2l के बराबर, है ना। तो q इंटू 2l यहाँ पे भी है, तो ये बन गया आपके पास k q इंटू 2l की जगह p, आगे cos थीटा है और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब आप देखो, आप एक स्पेशल केस करते आए हो अब तक, जब भी आपने यहाँ पे बातें करी हैं स्पेशल केस तो आपने जरूर ही करा है, तो आज हम उस स्पेशल केस से बिल्कुल भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो वो स्पेशल केस में मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। वो स्पेशल केस कहता है कि अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, इफ r becomes much much greater than l, then नेग्लेक्ट कर दो, किसको नेग्लेक्ट कर दो, l को, l के साथ कौन है cos थीटा, तो l cos थीटा को कर दो, कोई बात नहीं। तो आपके पास पोटेंशियल क्या बन गया बच्चे, देखो भाई बच्चा पार्टी, पोटेंशियल आपका बना k p अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट टाइम आपने क्या देखा था, लास्ट टाइम आपने देखा था कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आज यहां से आप क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जब डायपोल की बात की जाए तो पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही, मतलब आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे बेंडिंग कुछ ज्यादा ही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। तो ठीक है जी, हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, अगर आर को हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही घटेगा, ठीक है ना, अगर आर को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, किसकी कंपैरिजन में, पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, एक सिंगल चार्ज के कारण जब हम बातें करी थी, और आज हम दो चार्जेस के कारण बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, ये बात आपको याद रख लेना। देखो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साथ साथ अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ सभी बच्चों की, जो बच्चे मेरे को साथ बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तब तक जिसके जिसके डाउट हो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर, व्हाट्सएप नहीं सॉरी, यहाँ पे मैसेज में जाके मेरे को मैसेज कर दो। हाँ जी, अमरवीर, अंशिका, अंशु पठानिया, अर्शदीप कौर, अवी, भारती, भवजोत, दविंदर, हरकमलप्रीत सिंह, ईशान किशोर, जसमीन कौर, खुशदीप, मनप्रीत कौर, मनवीर, निशांत, निशांत के बाद कौन है जी, मैंने किसका नाम नहीं लिया बेटा, हाँ जी, मैंने जिसका नाम नहीं लिया बेटा प्लीज एक बार मेरे को मैसेज कर दो फटाफट से। निशांत के बाद भी बच्चे हैं काफी, सिमरन है, मेरे को मैसेज कर दो बेटा, नाम मैसेज कर दो फटाफट से चैट बॉक्स में जाके। एलसीएम में 2l cos थीटा कैसे आया मैं बता देता हूँ बेटा। वंशिका, महक, प्रियंका, पलविंदर, सिमरनप्रीत कौर, हाँ जी, और कौन है बेटा, रमनजीत कौर, सुखलीन कौर, हाँ जी, सिमरनप्रीत, ठीक है बेटा, आपकी अटेंडेंस हो गई। सिमरन आपकी अटेंडेंस हो गई बच्चे, सुखलीन कौर की भी हो गई अटेंडेंस, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बेटा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि 2l cos थीटा कैसे आया एलसीएम लेके। मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ध्यान से देखो इस चीज को, जब आप एलसीएम लोगे तो आप सोल्व कैसे करोगे बेटा, मैं एक स्टेप मिस कर दिया था मैंने बीच में। देखो बेटा, इसका जो एलसीएम है अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, तो r प्लस यहाँ पे आएगा r प्लस एल कोस थीटा, और माइनस ये वाली टर्म, तो माइनस ये माइनस था तो प्लस हो गया एल कोस थीटा, तो फिर r से r गया, एल कोस थीटा प्लस एल कोस थीटा कितना होता है 2l कोस थीटा, यही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो अब देखो बच्चा,
मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। क्या सभी को समझ में आया या किसी को और को भी डाउट है? अगर डाउट है तो फटाफट से बता दो मेरे को, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ बच्चा आपको। हाँ जी, अगर किसी को डाउट है तो फटाफट से बताओ मेरे को, 2 मिनट का टाइम हो रहा है आपके पास। नहीं है किसी को डाउट? दैट्स वेरी गुड। चलो बच्चा देखो, अब यहाँ पे मैंने जो पोटेंशियल निकाला है बेटा, कि अगर मैं कहूँ कि R बहुत ज्यादा बड़ा है L से, उस सिचुएशन में मेरा जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल आया बच्चा कितना, V इज इक्वल टू K P कोस थीटा डिवाइड बाय कितना बेटा, R स्क्वायर, P कोस थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी P कोस थीटा था, कोस थीटा हम हटा नहीं सकते यहाँ से ऐसे। तो अगर मैं कहूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और R के बीच का एंगल है। तो यानी कि यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इस चीज को कि ये आपका V इज इक्वल टू K P वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, R कैप के साथ। ये तो यूनिट वेक्टर है ना, R ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी, और डिवाइड बाय R स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है, विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट P का मैग्नीट्यूड R कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू R कैप, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब लिखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, वो आएगी K P बाय R स्क्वायर। थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, R और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का है, ठीक है। अब अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, मतलब R और P परपेंडिकुलर हो जाए, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो पोटेंशियल भी 0। अगर थीटा आपका 180 हो जाए, मतलब P और R एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाए, तो पोटेंशियल मिनिमम आएगा और मिनिमम वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ के पी बाय आर स्क्वायर, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होती है -1 माइनस, ठीक है ना बच्चा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये था हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ये बात आप याद रखना। एक रिलेशन है हमारी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखें बच्चा, माइनस ऑफ dv बाय dr, जिसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन है माइनस ऑफ करली v बाय करली r। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि न्यूमेरिकली इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं, अपनी 35 न्यूमेरिकल वाली असाइनमेंट निकालो और उस असाइनमेंट में लास्ट में से डाउट दो मुझे, ठीक है। लास्ट से डाउट स्टार्ट करते हैं, लास्ट से 35 से मैं डाउट स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना बच्चा। 35 से मैं डाउट स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, 35 न्यूमेरिकल नंबर 35 से मैं डाउट स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे बताइए क्या 35 आपका डाउट है, फटाफट बोलिए बेटा। जिस जिस बच्चे का डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, या आप मैसेज कर दीजिए मेरे को। हाँ जी 35 देख लीजिए ध्यान से, 35 नो सर, वेरी गुड। 34 को ध्यान से देखिए बच्चा, नो सर। 33 प्लीज एक्सप्लेन 35, 33 भी नहीं है। निशांत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 35 को, ठीक है। हाँ जी चलो फिर ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि मैं न्यूमेरिकल निकाल लेता हूँ और मैं उनमें से एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चा जितने भी बच्चे मेरे पास बैठे हैं प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को ट्राई जरूर करना, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए, बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी हैं। ये फर्स्ट स्टेप है आपका न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रहे कि इस फर्स्ट स्टेप को बिल्कुल भी चूकना नहीं है, हमें बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है कि हाँ जी कोई बात नहीं सर हमें करवा देंगे बाद में। अपने अपना जितना ज्यादा यहाँ कॉन्फिडेंस बनेगा ना आप लोगों का, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स यहाँ कॉन्फिडेंस बनाना है आपने, ये कॉन्फिडेंस बनाने वाला मामला है। देखो बेटा 35 न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करें कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका किस तरह से 6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस
4k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको थ्रू एन एरिया 20 यूनिट्स लाइंग इन YZ प्लेन। तो लाइंग इन YZ प्लेन, तो YZ पे जब आप नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो उस नॉर्मल की डायरेक्शन किस प्लेन में होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। उसके नॉर्मल की डायरेक्शन, उसका जो परपेंडिकुलर रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा उसका नॉर्मल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी कि आपको जो एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है आपको 20 इंटू आई कैप दे रखा है, 20 इंटू आई कैप दे रखा है। मेरी बात आप समझ गए? 20 इंटू आई कैप दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना? 20 इंटू आई कैप दे रखा है बच्चा। मेरी बात आप समझ गए? बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एरिया के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाले को आई वाले के साथ प्रोडक्ट ले लो बस, बाकी तो लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 20 इंटू 6, ये आ गया 120। फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम, सॉरी पर कूलम, ठीक है? तो ये फाइनल आंसर है बेटा 35। अब मैं बढ़ता हूं आगे और मैं आपको 30th न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो बेटा 30th न्यूमेरिकल क्या है ना? हाँ जी, 30th न्यूमेरिकल कितने बच्चों का डाउट है बच्चा? बताओ मुझे। 30th न्यूमेरिकल कितने बच्चों का डाउट है? अच्छा जी, एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, 2 बच्चों ने हाथ उठाए हैं। अमरवीर का तो डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया अमरवीर, आपने तो देखो सारी असाइनमेंट सॉल्व कर रखी है, ठीक है? बिल्कुल आपका कोई डाउट नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन किसी और बच्चे का डाउट है तो बताओ बेटा। 30th, हाँ जी 30th की स्टेटमेंट पढ़ेंगे बच्चा लोग, और 30th की स्टेटमेंट को पढ़ के उसको सॉल्व करने की भी मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया वो मेरे साथ ट्राई करेंगे, ठीक है? हम लोग साथ मिलकर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखो जी क्या कहा गया है, इस तरह का न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से हमने एक क्लास लगाई थी और उस क्लास में भी किया था इस तरह का न्यूमेरिकल, तो आई थिंक तभी आपको डाउट नहीं होगा इसमें, है ना? देखो बच्चा किस तरह का मुझे कॉन्सेप्ट दिया गया है और क्या कहा गया है। कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Ex into I cap for x greater than 0 or E is equal to minus of Ex into I cap Newton per coulomb for x less than 0 exists. A right circular cylinder of length मान लीजिए L सेंटीमीटर एंड रेडियस है बेटा इसका R सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, कोई बात नहीं। फाइंड आउट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, कि व्हाट इज द नेट चार्ज विद इन द सिलेंडर, ये भी आपको निकालना है। मतलब ये मान लीजिए कि इसकी एक्सिस जो है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये मैंने आपको सिलेंडर आपको बना के दिखाया बेटा, ठीक है? तो यहाँ इसका ये एक क्रॉस सेक्शन है इसका, और ये इसका दूसरा क्रॉस सेक्शन है मान लीजिए, ठीक है ना? ये दूसरा क्रॉस सेक्शन। तो दोनों में बात क्या कही गई कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव। मतलब यहाँ ओरिजिन हो गया, तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 वाली बात आ गई, और यहाँ x लेस देन 0 वाली बात आ गई, x लेस देन 0 वाली बात आ गई, x ग्रेटर देन 0 वाली बात आ गई, ठीक है ना जी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैसे दिया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया गया x लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ Ex, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव डायरेक्शन है Ex इंटू आई कैप, कोई बात नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन है Ex इंटू आई कैप, सही बात है कि नहीं है? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ दिस, यहाँ एरिया का नॉर्मल अगर ड्रॉप करूं तो नॉर्मल की भी वही डायरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ एरिया का नॉर्मल अगर ड्रॉप करूं तो नॉर्मल, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। मतलब यहाँ पे भी तो बाहर की तरफ निकल रहा है ना, अंदर थोड़ी ना एंट्री मार रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकल रहा है, यहाँ पे भी बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे को दे रखी है जी Ex, एरिया कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये एरिया आ गया मेरा पाई आर स्क्वायर, 2Ex इंटू पाई आर स्क्वायर। फाइंड द व्हाट इज नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू आपके पास ये है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है जी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, ओल्ड है सर ये फर्स्ट लेसन है सर, फिफ्थ लेसन की बातें चल रही है।
थैंक यू जी। तो Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 5 की वैल्यू आप ऊपर निकाल रखिए, तो ये आ गया आपका 30th न्यूमेरिकल। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे 30th न्यूमेरिकल से आगे। न्यूमेरिकल नंबर, ये देखो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। फिर भी इनमें से जो जो मेरे को डिफिकल्ट लगते जा रहे हैं मैं उनको सोल्व करवा रहा हूँ। मैं करवा रहा हूँ अब 27th न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 27 सोल्व करवा रहा हूँ बच्चा। R इज गिवन इन सेंटीमीटर, कोई बात नहीं वहां सेंटीमीटर में लिख लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। R आपको सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में कर लेना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सोल्व करवा रहा हूं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 27 देखो जी। आप लोग तब तक इसको रीड कर लो, तब तक मैं बोर्ड बना देता हूं आपके लिए। ठीक है जी, देखो जी मेरे को किस तरह का क्वेश्चन किया गया है कि सेट अप एन अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्जेस प्लस q प्लस 2q xq separated by equal finite distances so that electric potential energy of the system is 0. What is x की वैल्यू क्या होगी? बताओ जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली थी वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क होता है चार्जेस के केस में कि के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, या आप ये भी कह सकते हैं कि के Q1 Q2 डिवाइड बाय, केवल आर लेना है बेटा, आर स्क्वायर ले लेते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब 3 चार्जेस को मैंने अरेंज करना, कैसे अरेंज करता हूँ? इक्वल डिस्टेंसेस पे। ऑफ कोर्स मैंने एक बना दी इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह की। आपको बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल के का कॉन्सेप्ट कराने के लिए मैं कितना उत्सुक रहता हूं। ए बी और सी, मैंने तीनों वर्टिसेस पे यहां रख दिया प्लस क्यू, यहां रख दिया जी बी पे 2q, और यहां पे रख दिया बेटा एक्स क्यू। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन हमने ले ली आर, यहां भी आर और यहां भी आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो एनर्जी है, एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क के बराबर है, मतलब W1। और यहाँ जो एनर्जी है वो मान लो दोनों के बीच W2, और यहाँ जो एनर्जी है वो मान लो W3। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 यानी कि तीनों एनर्जी क्या करती मैंने? 0। तो W1 की वैल्यू बताओ क्या होगा? अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो W1 होगा मेरा K Q इंटू 2Q और डिवाइड बाय R। सही है, W2 कितना होगा जी? W2 होगा K Q इंटू एक्स क्यू डिवाइड बाय कितना? R केवल। और यहाँ W3 कितना होगा जी? K 2Q इंटू एक्स क्यू और डिवाइड बाय कितना बेटा? R। ठीक है, तो तीनों को सम कर लो, तीनों का सम करोगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अंदर कितना बचेगा? अगर यहाँ क्यू स्क्वायर ले लिया तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2x, 2x दैट इज इक्वल टू क्या? टोटल आपकी जो एनर्जी है तो क्या आनी चाहिए बेटा? 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 2 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास? -2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -2/3। ठीक है, तो यही है फाइनल रिजल्ट। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 27 कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज बताइए मेरे को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 27 कितने बच्चों को समझ में आया? फटाफट से मैसेज कर दो मेरे को। सर 28 की इक्वेशन कंप्लीट बता दो। बता देंगे बेटा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से मैसेज करते जाए करो बेटा। मनवीर क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 28 की कंप्लीट डेफिनेशन बता दो सर। बिल्कुल
मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो जी, सबसे पहले तो 28 की वो कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा, मैसेज और भी आ रहे हैं मेरे पास कि 3 point charges 1, 2 and 3 coulomb are placed at the corners or of an equilateral triangle of side 100 centimeter. Find the work done to move these charges to the, लिखो यहाँ पे, to the corners of a similar equilateral triangle ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। देखो भाई, अब हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, उसको 100 की थी ना पहले तो वो, अब उसको 50 सेंटीमीटर साइड में कन्वर्ट करना है। 50 सेंटीमीटर की जो साइड है उसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, देखो तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपने जब पोटेंशियल वाला जो आर्टिकल करा है ना बच्चों, तो पोटेंशियल में मुझे एक बात क्लियर पता चली है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि वहां जो वर्क डन रहता है वो टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, इसके इक्वल होता है बेटा, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल जो होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन इज टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अब हमें कैसे काम करना है। 28 न्यूमेरिकल नंबर 28 से मैं डील कर रहा हूँ जी। देखो कैसे हम इससे डील करेंगे, हालांकि काफी इजी है ये। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं। देखो कैसे कहते हैं कि 3 point charges 1, 2, 3 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लीजिए आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरी ए, बी और सी। ठीक है, इसकी 100 सेंटीमीटर साइड है बेटा, 100 सेंटीमीटर, और ये भी 100 सेंटीमीटर है, और ये भी 100 सेंटीमीटर है। यहाँ चार्जेस जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं बेटा 1, 2 and 3। यहाँ 1 है, यहाँ चार्ज है 2, और यहाँ चार्ज है बेटा 3। ठीक है, 1, 2, 3 कूलम। ठीक है, कहते हैं फाइंड द वर्क डन टू मूव दीज चार्जेस टू कॉर्नर ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। मतलब एक अंदर बना देता हूँ एक छोटी सी ट्राइंगल जिसकी साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ये मान लो इनकी जो साइड्स हैं वो 50-50 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मूव करना है इन चार्जेस को, मतलब यहाँ पे लाके रखना है इसको 1 को, यहाँ पे लाके रखना है 2 को, यहाँ पे लाके रखना है 3 को। तो आप कैसे काम करेंगे बताइए। ठीक है, देखो जी, मेरे पास पहले एनर्जी देख लीजिए कितनी है। पहले एनर्जी है मेरी, इनके बीच में देखिए, इनके बीच में k 2 into 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1, तो प्लस k 1 into 3, 3 into 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, प्लस k कितना 3 into 2 डिवाइड बाय क्या 1 मीटर, है ना। तो ये मेरा आ गया जी 2k प्लस 3k और प्लस 6k, तो 6, 3, 9, 9, 11k। मेरे पास 11k जूल इनिशियल एनर्जी है जो इनको बांधे हुए है। फाइनल एनर्जी कितनी होगी जब 50 सेंटीमीटर पे आ जाऊंगा, तो k पहला है 2 into 1, 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो प्लस k into 3 into 1, और 50 सेंटीमीटर का मतलब है 1/2, प्लस k into 3 into 2, और डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 2। तो ये आ गया जी आपके पास 4k प्लस 6k और प्लस 12k, यानी कि ये आ गया जी 22k जूल। तो अब आपको कितनी एनर्जी लगेगी, आपको एनर्जी लगेगी U2 माइनस U1 के इक्वल। तो U2 माइनस U1 22k माइनस 11k, तो ये आ गया जी 11k। k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹। तो 99 into 10⁻⁹, 99 को 100 के इक्वल मान लो, तो 100 into 10⁻⁹ जूल, यानी कि 10⁻11 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो U2 माइनस U1 क्या आ गया आपके पास, कितनी वैल्यू आ गई बच्चा, 10⁻11 जूल के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा, उसके बाद मैं अपनी तरफ से ये न्यूमेरिकल नोट कर लो, और समझ में आ गया क्या, एक बार मेरे को बता भी दो कि हाँ जी समझ में आया कि नहीं आया।
हाँ जी, हाँ जी, कई बच्चों के मैसेज आ गए हैं मेरे पास। मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ किस किस के मैसेज आए हैं। दविंदर सिंह, बहुत अच्छी तरह आ गया समझ। अच्छा जैस्मीन बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे पहले क्लियर है सर। प्रियंका, मनवीर, निशांत, महक, अमरवीर और उसके बाद अंशु पठानिया। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, जैस्मीन को। अच्छा थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चा। अच्छा एक लास्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलो लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तब तक बच्चे यहाँ पे बने रहो। ठीक है, हरकमल प्रीत सिंह, वेरी गुड, बहुत। पलविंदर, क्लियर है सर, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी एक न्यूमेरिकल और करते हैं बेटा, बस लास्ट वाला न्यूमेरिकल है ये, 24, न्यूमेरिकल नंबर 24। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट तब तक पढ़ लीजिए जब तक मैं बोर्ड बना लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, 24 न्यूमेरिकल नंबर 24। हाँ जी, देखिए बच्चा न्यूमेरिकल नंबर 24, मैं केवल 24 को ही रखूंगा। देखिए जी, स्टेटमेंट को पढ़ना बड़े अच्छे तरीके से बेटा। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल हैं पार्टिकल्स, है ना। अगर आइडेंटिकल हैं तो दोनों के चार्ज सेम ही होनी चाहिए, बिल्कुल। और हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ पॉजिटिव दिया है, ठीक है। मास 10 ग्राम है, आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, इनको 10 सेंटीमीटर पे रखा और फिर इनको रिलीज कर दिया। What would be the speed of the particle when the separation becomes large? जब separation large हो जाएगा तब क्या उनकी स्पीड होगी, ये हमें देखना। मान लीजिए इनिशियली मेरे पास कुछ इस तरह की बात थी कि ये मेरे पास थे दो चार्ज, दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं इनके पास, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम चार्ज है। Q1 की वैल्यू भी और Q2 की वैल्यू भी यही है, 2 × 10⁻⁻⁴। अब इन दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना है जी, 10 सेंटीमीटर। तो आप एक बात देखिए कि 10 सेंटीमीटर पे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R एंड दैट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल की हाफ mv², दूसरे की भी इतनी होगी हाफ mv², यानी कि यहाँ से mv² हाफ हाफ ऐड करोगे तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। मेरे को क्या चाहिए, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज, यानी कि v² की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R × m। हाँ जी, मेरे पास किसका मैसेज आया, मैं मैसेज रीड कर लेता हूँ। 600 मीटर पर सेकेंड, दैट्स वेरी गुड दविंदर, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 2 2 जा 4 × 10⁻⁴ -4 -8 और सेपरेशन था उनके बीच 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 मीटर और मास दे रखा था मुझे 10 ग्राम, मतलब 10 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, देख लीजिए बच्चा ये कितना आएगा आपके पास, ये 10 कैंसिल, तो ये 9 × 4 × 10⁻⁹ और × 10⁻³ × 10⁻⁻8। तो दिस बिकम्स 9 4 जा 36 × 10⁻, कितना बात मिलता है जी 4, तो ये 6 × 10⁻² आ जाएगा क्या, ये तो v² था, तो v = ये आ जाएगा, यानी कि 6 × 10 600 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, हाँ मैं आपको आज शाम को या कल सुबह एक नई असाइनमेंट आएगी, प्लीज असाइनमेंट पे जितना ज्यादा हो सकता है वर्क कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे आपका होल्ड उतना ही अच्छा बनता जाएगा। देखो बेटा, स्टार्टिंग जो करनी होती है वो धीरे धीरे ही करनी होती है, ऐसा नहीं होता कि हम एकदम से IIT JEE नीट के न्यूमेरिकल उठा लिया हमने
अब नेक्स्ट जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो आईआईटी की असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, आईआईटी के न्यूमेरिकल्स दूंगा, नीट के न्यूमेरिकल्स में आपको दूंगा, ठीक है। तो आपके जो सिंपल स्टेप्स हैं प्लीज फॉलो कीजिए उनको, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बना दें, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चा, और आज की क्लास हमारी कैसी रही मुझे व्हाट्सएप करके बताना आप, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप करके बताते हो तो दिल से बताते हो, अदरवाइज तो फिर फॉर्मेलिटी कर देते हो आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।